हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आने वाले वीडियोस में अपनी जो मेंस कॉपी है 2020 वाली, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो वो कॉपी मैं लेके आऊँगा और उसमें अपनी गलतियों को मैं हाईलाइट करूँगा कि मुझसे क्या गलती हुई थी और कुछ गलतियाँ एसएससी की तरफ से भी हुई थी। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं बात करूंगा कि किन किन कॉमन मिस्टेक से हम लोग को दूर रहना है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन होके भी रुक जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आपको ऑफर कर रहा है अशोका बैच सिर्फ 2499 रुपीज़ एंड इंजीनियर्स बैच सिर्फ 2499 रुपीज़। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना माइंडसेट बताता हूँ कि एग्ज़ाम देने से पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। तो एग्ज़ाम देने से पहले मैंने 17 से 18 जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, जो भी अलग अलग कोचिंग्स के थे, वो मैंने इकट्ठा करके 2 घंटे का टाइमर लगा के मैं 17-18 पेपर लिख चुका था मैं। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और मार्क्स भी मेरे काफ़ी इंप्रूव हो गए थे। स्टार्टिंग में मेरा 200 भी नहीं हो पा रहा था, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन में मेरा टाइम ख़त्म हो जा रहा था। तो उसको मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया, एनालाइज़ किया कि कितना देर कि कहाँ पे दे सकते हैं। जैसे थ्योरी में अक्सर हम लोग समझ में नहीं आता कि कितना टाइम देना चाहिए, और जैसे इजी आ गया या फिर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग वहाँ पे लिखते चले जाते हैं, टाइम देखते ही नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। हम लोग को लिमिट रहना चाहिए कि हमको इतना ही लिखना है। 5 मार्क्स का है तो इतना लिखेंगे, 10 का है तो इतना लिखेंगे। वो आप लिखते लिखते ही आपका आइडिया लग जाएगा कि कितना लिखना है। ठीक है, तो वो मैंने बना लिया था। तो मेरा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन उस टाइम हो गया था और काफ़ी कॉन्फिडेंट मैं फील कर रहा था। तो मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, यानी कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा प्रयागराज में एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था, तो जब मैं निकला था तभी से मैंने एक कॉपी वगैरह कुछ भी मैं लेके नहीं गया था, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी अच्छे से 3 महीने पढ़ाई की है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे। एग्ज़ामिनेशन हॉल से जस्ट पहले तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे तो 24 आता है, जिसमें कि एक हम लोग को छोड़ना है। बनाना हमको 20 है, 20 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन 6 मिनट, ये टाइमिंग मेरा था। तो चूंकि थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगता है और न्यूमेरिकल में कम, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा डायनेमिक रखा था। थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा तो मैं न्यूमेरिकल में उस टाइम को कोप अप करने की कोशिश करूँगा। यानी कि मैंने ट्राई किया था कि 4 से 6 मिनट में न्यूमेरिकल बनाऊँगा और थ्योरी 6 से 8 मिनट में। तो ये मेरे माइंड में ये माइंडसेट था मेरा। एग्ज़ाम होने से जस्ट पहले तक का मैंने अपना बता दिया। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही मुझे कॉपी मिली, तो कॉपी में एक इन्वेलप में होता है कॉपी, उसमें 3 कॉपी होता है। लास्ट 2 साल से ऐसे ही 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। उसमें से आपको अपना कॉपी ले लेना है। बाकी जो 2 कॉपी होगा वो, यानी कि सिविल और मैकेनिकल का, अगर आप इलेक्ट्रिकल से थे उन दोनों का कॉपी ले लेंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो सिविल और इलेक्ट्रिकल का कॉपी वो लोग ले लेंगे। ठीक है, तो मैं चूँकि इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता तो मैकेनिकल और सिविल का कॉपी साइड करके मैंने इलेक्ट्रिकल कॉपी ले लिया और उसको क्या बोलते हैं, उसमें मैंने जितनी भी एंट्रीज होती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक जो, जैसे मैंने भी मीन्स कॉपी देखा था 2018-17 वाला, तो वहाँ से मुझे पता चला कि सबसे इम्पोर्टेंट एंट्रीज है, इसको बहुत अच्छे से आराम से भरना है। एक भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीधा रिजेक्ट हो जाता है लोग। तो मैंने उसको अच्छे से भरा, उसमें रोल नंबर जो भी चीज़ डालना था सब कुछ डाल दी। फिर बुकलेट फाड़ा, उसमें मैंने देखा कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है कौन नहीं करना है, ये मैंने वहाँ से आइडिया लिया ऊपर। तो मेरा पहले से माइंडसेट था कि मैं 2-3 क्वेश्चन तक ही देखूंगा कि कौन सा मुझे करना है। तो पहले स्टार्टिंग का 2-3 मैं देख रहा हूँ, तो सारा ही मुझे लग रहा है कि मुझसे हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन का, ए बीट को अच्छे से मैंने पढ़ा और वहाँ से अपना लिखना स्टार्ट किया। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आया तो फिर क्या हुआ। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत लोग ने देखा होगा। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आप लोग सबको ही पता है। तो ये क्वेश्चन था कैपेसिटर से रिलेटेड। यहाँ पे 2 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था। मैंने अप्रोच किया, क्योंकि जैसे ही मैंने गिवन डेटा, यही मुझे एग्जैक्ट याद है कि मैंने गिवन डेटा यहाँ पे लिखा कि मुझसे बोला गया कि थंबप्रिंट दो, रोल नंबर लिखो, वो जो सिग्नेचर वगैरह कराने आते हैं वो आ गए। और उस टाइम मैं नर्वस होने लगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 मिनट बीत चुका था ये सब चीज़, जैसे कि इंट्रीज करने में और कॉपी देखने में कि क्वेश्चन देखने में कौन कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। तो काफ़ी टाइम ऑलरेडी इसमें बीत चुका था और इसमें भी वो टाइम वेस्ट होने लगा। बाकी लोग का एग्ज़ाम होने से पहले हो चुका था, मेरा एग्ज़ाम के बाद। तो ये प्रेशर मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरा टाइम घट रहा है, बाकी को ज़्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो उसकी वजह से मेरा प्रेशर में हम थोड़ा सा आ गए। उस टाइम अचानक से पैनिक कर गए, जिसकी वजह से मेरा फिगर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मैंने जल्दी में बहुत छोटा फिगर यहाँ पे बना दिए। फिर यहाँ पे जो लिखने कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो उस टाइम को फील हो गया कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। एक डीप ब्रेथ लिए, फिर हम लिखना स्टार्ट किए। फिर जैसे करना था C1 C2 दोनों निकाले, C1 C2, यानी कि ग्लास, यहाँ ग्लास था और यहाँ पे पेपर था। तो C1 C2 निकाले, वैल्यूज डाल दिए, आंसर आया, और फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला पे पुट कर दिया। फिर क्या हुआ, मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं हड़बड़ी में था तो मुझसे गलत हो चुका होगा। तो मैंने फिर से जो भी डेटा डाला था इसको कैलकुलेटर में डाल के रीचेक किया, तो मेरा ये आंसर आया। फिर से रीचेक किए तो ये आंसर, पहले वाला आंसर आया। यानी कि यही घूमते फिरता आ रहा था। यानी कि फिर से मैंने 3-4 बार रीचेक किया, तो जो मुझे पहले आ रहा था वही आंसर था। तो लास्ट में जो मेरा आंसर आ रहा था मैंने उसको लिख के यहाँ पे छोड़ दिया। तो बाद में जब कॉपी आया तो उसमें मेरा मार्क्स कितना आया, 0। तो 0 आने का रीज़न था कि यहाँ पे जो D का वैल्यू, यहाँ पे D टोटल जो इसका डिस्टेंस है वो 6 mm था, और जो ग्लास का है वो 5 mm, और जो पेपर का है वो 1 mm। तो यहाँ D1 ये मान लीजिए 5 mm था, और D2 की जगह पे मैंने 5 mm डाल दिया गलती से। ये मेरे दिमाग में यही था और ये मैंने पुट कर दिया। तो ये एक डेटा गलत पुट करने से मेरा मार्क्स कितना आया, 0। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक क्या किया कि यहाँ पे डिटरमाइन करना था एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि वो निकालते भी तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी निकालना था। तो हड़बड़ी में हम आगे निकल गए। एग्जामिनेशन के जस्ट बाद हमको दिमाग में आता है कि वहाँ पे एनर्जी स्टोर भी पूछा था, और ये पहले मुझे पता था, क्योंकि यहाँ 10 किलोवोल्ट था, वो मुझे दिमाग में था कि 10 किलोवोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो एनर्जी वहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हुआ, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, और पहला क्वेश्चन में ही मैं पैनिक कर गया। यहाँ से ही जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट क्या होगा कि इसको नहीं आता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये भोंदू लड़का है। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी हो रहा है होने देना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आपके पास टाइम है पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, जो है अपने पास उसको यूटिलाइज करना है। यहाँ से पहला चीज़ हम यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहला गलती मेरा आप लोग समझिए क्या हुआ, तो यहाँ पे 10 मार्क्स तो मेरा मिलता ही मिलता, और मेरा सिलेक्शन 3 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। फिर जैसे हुआ अगेन मैंने डीप ब्रेथ लिया, और अब अभी तक 15 मिनट बीत चुका है और मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। और 2-3 क्वेश्चन चूंकि हम देख चुके थे, तो मुझे लगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा पूछा गया तो हम खींच लेंगे, ठीक है। स्पीड मैंने बढ़ा दिया और बनाना स्टार्ट कर दिए, बनाते गए, फिर सब कुछ सही बनते गया। अब पहुँचते जहाँ पे गड़बड़ हुआ उस पर पहुँचते, ठीक है। दूसरा गड़बड़ यहाँ पे हुआ 2 का A, यहाँ पे हो गया मुझसे सिली मिस्टेक, मतलब कि कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ पे क्या हुआ कि बीच में मेरे से कैलकुलेट, यहाँ पे हमको लेंदी प्रोसेस में हम चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे टाइम वेस्ट थोड़ा सा लगने लगा। तो यहीं पे हम छोड़ दिए थे, इसको छोड़ दिए थे, और इस वाले पोर्शन को हम सोचे कि सबसे लास्ट में ट्राई करेंगे। तो पूरा बनाने के बाद मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आया था, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि सब कुछ ही बाद में मैंने सब कुछ सही से किया। गलती यहाँ पे मेरे से हो गई कि tan इनवर्स ओमेगा L/R यहाँ पे है इक्वल टू 79.78 डिग्री है, ये एंगल है। तो चूंकि tan इनवर्स है तो ये उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो tan की वजह मैंने इधर भी लाके tan इनवर्स 79.78 कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू 5 के अराउंड आना चाहिए था, और मेरा आंसर कुछ और ही आ गया। और यहाँ से सारा ही आंसर था, उसके बाद कुछ नहीं करना था, उसके बाद इक्वेशन में पुट करना था और सारा आंसर आ रहा था। तो एक सिली मिस्टेक यहाँ पे आपने देख लिया। तो 2 चीज़ पे आपने समझ गया कि कहाँ कहाँ हमको दिक्कत गड़बड़ हो सकता है। पहला, पैनिक नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में रहिए कि मुझसे बनेगा, सही बनाएंगे। और थोड़ा होता है ना कि
हाथ स्पीड चलना चाहिए लेकिन ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद ये हो गया सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक्स कहाँ कहाँ आपसे होता है उस पर फोकस कीजिए। जैसे मेरा डिग्री रेडियन में अक्सर हो जाता था, ठीक है। इस बार भी मतलब कि पिछले बार में जो पेपर, जिसमें अभी जो पेपर आप देख रहे हैं, इसमें भी मैंने एक डिग्री वाला प्रॉब्लम में गलती कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ भी मेरा 20 मार्क्स कटा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये पर मेरा कट गया मार्क्स। उसके बाद इनफैक्ट जब मैं पेपर दे के आया था तो मुझे लग रहा था मेरा 230-40 के अराउंड मार्क्स बनेगा, बट मार्क्स आए थे 197। फिर ये थ्योरी क्वेश्चन था, तो थ्योरी में मैंने सीरीज़ का पूछा गया तो सीरीज़ पैरेलल दोनों का ही मैंने लिख दिया, तो इसमें 12 नंबर मुझे मिला। तो दिस वाज प्रीटी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ पे फिर से मेरा दिक्कत हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब सही जा रहा था। हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे देखिए कि 4+j³ दिया हुआ था, ठीक है। ये आपका लोड इम्पेडेंस दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे डाउट हुआ कि 3j लिखा हुआ है या फिर j³, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे भी देखा, तो यहाँ पे भी सेम फॉन्ट साइज था, तो हमको लगे कि नहीं ये j³ है। और चूंकि पेपर मुझे अभी तक ईजी पूरा दिख रहा था कि इतना ईजी पेपर है, अभी तक सारा न्यूमेरिकल था, फिर यहाँ भी न्यूमेरिकल, तो हमको लगा कि यहाँ पे ट्रिकी करने की कोशिश किया है एसएससी, तो उसके चक्कर में उन्होंने इस टाइप का डेटा डाला है ताकि सब सारे बच्चे फंस जाए। वहाँ पे मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ गया कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हम बना लेंगे। और j³ का वैल्यू, अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो j³ का मतलब होता है -j, तो ये एक 4-j का लोड बन गया। और ये बहुत लोग का मानना है कि 4-j लोड नहीं हो सकता क्योंकि ये कैपेसिटिव लोड हो गया। तो लोड कुछ भी हो सकता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कि लोड रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों टाइप का होता है। तो लोड किसी भी टाइप का होता है, जनरली हम लोग इंडक्टिव लोड ही यूज़ करते हैं, इसीलिए हमेशा जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंडक्टिव लोड ही दिया रहता है। तो बहुत लोग कह रहा था कि मशीन में या फिर ट्रांसफार्मर में कभी कैपेसिटिव लोड आता नहीं, लेकिन ये हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग ने एक आईआईटी खड़गपुर के टीचर है, उनसे हम लोग ने चेक करवाया था क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला कि एकदम सही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका j³ लेके हम लोगों ने बनाया था, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे मेरा आंसर इतना आया और करंट इतना आया, तो यहाँ पे मुझे 0 मार्क्स मिला। जिसने भी j3 लेके बनाया था उसको फुल मार्क्स मिला था। रीज़न कि जो एसएससी है उससे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये जो j³ यहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे j3 था। तो मेरा मानना है कि अगर आपसे कुछ गलती होती है तो दोनों साइड की जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। जो j³ लेके बनाया है और सही आंसर आया उसको भी फुल मार्क्स मिलना चाहिए, और जो j3 लेके बनाया उसको भी फुल मार्क्स मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है वीके मेहता ऑब्जेक्टिव वाली बुक जो है ट्रांसफार्मर में, ये डिटो क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है, उसमें j3 लिया हुआ है, तो वहीं से कॉपी किया हुआ ये था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आ गया कि एसएससी की तरफ से क्या मिस्टेक्स हुई। अब एक दिक्कत, लास्ट दिक्कत जो था वो इसमें मेरे से हो गया, इसमें भी 0 मार्क्स मुझे मिला है। तो पिछले बार मैंने जो पेपर दिया था उससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि मैं अगर गलत करता हूँ तो स्टेप मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग के जो रीज़न था, इनफैक्ट काफ़ी मैंने साउथ के भी कॉपी मैंने देखा, तो वहाँ पे और नॉर्थ वाला जो कॉपी था दिल्ली रीजन वाला, उधर का भी मैंने कॉपी देखा, तो उसमें स्टेप मार्किंग किया हुआ था। और जो सेंट्रल वाला था मैक्सिमम लोगों का स्टेप मार्किंग नहीं किया हुआ था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट में डी का वैल्यू डालने में मेरे से मिस्टेक्स हुआ था, तो C1 इनफैक्ट सही से ही आया था, फॉर्मूला सही यूज़ किया, तो इनफैक्ट 2-3 नंबर तो देना चाहिए था। बट आप उसको ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, उनका जो मन होगा गलत आंसर पे वो देंगे। तो मैंने बताया था कि सीलिंग मिस्टेक्स मुझसे होता था कि डिग्री और रेडियन में मैं गलत कर जाता था। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का जो ये वैल्यू दिया हुआ था इतना पर डिग्री दिया हुआ था, तो यहाँ पे डिग्री से मल्टीप्लाई, इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसमें डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। बट जो टी डी जो हम लोग निकालेंगे तो चेंज इन डिफ्लेक्शन जो था वो रेडियन में होना चाहिए था, बट यहाँ पे मैंने 80 डिग्री ले लिया, जिसकी वजह से मेरा सारा कुछ सही मैंने किया था और यहाँ पे मेरा आंसर गलत आ गया। क्योंकि 10 माइक्रोफैराड ही आंसर आना था, बट जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया उसमें जो वैल्यू पुट की उसकी वजह से 10 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा, तो वो जो है इसमें चेंजेस आ गया, जिसकी वजह से मेरा आंसर गलत हो गया।
तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा कि कहाँ मुझसे गलती हुई थी और कहाँ कहाँ पे गलती होती है एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बारे में आपको समझ में आ गया। तो ब्रीफ में समझ लेते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, पहले समझते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो भी लोग अभी प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 2023 का, वो कोशिश कीजिएगा जो भी स्मॉल स्मॉल और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी देखते चलना है। और चूंकि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल ही आ रहा है। लास्ट ईयर का भी देखेंगे तो लास्ट ईयर इनफैक्ट मतलब कि इस साल का मैं बात कर रहा हूँ 2022 का, तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 210 के अराउंड न्यूमेरिकल ही था। और अगर जो भी फिफ्थ क्वेश्चन किया है उसको 220-30 के आसपास न्यूमेरिकल मिला है। तो थ्योरी काफ़ी कम आती है आजकल। तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अच्छा रहना है। न्यूमेरिकल भारी नहीं आता है, ईजी आता है। तो जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए। वीके मेहता, BL थरेजा, बहुत लोग JB गुप्ता भी बनाते हैं, यूथ वाला बहुत अच्छा बुक है। तो कोई भी बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट कोचिंग से भी आप लोग का जो कंटेंट है तो वहाँ से आप लोगों को कराया गया होगा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल। तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के पे 3-4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको बना लेना है, जिससे कि जो डेटा डालने टाइम आपसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वहीं पे पता चल जाए कि मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी आप लोग प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड। जो भी प्री के बाद सेलेक्ट जैसे ही एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है और आपको लगता है कि आपका हो सकता है सिलेक्शन, मतलब कि चांसेस हैं, जैसे लास्ट ईयर ऐसा था कि एक आदमी है जिसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, उसको लग रहा था, इनफैक्ट बॉर्डर लाइन पे 110-12 के आसपास उनका मार्क्स है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट उनका जो रैंक है वो 2 डिजिट में भी आया है। तो मेंस में उन्हें इतना अच्छे से परफॉर्म किया और प्री में उनको लग ही नहीं रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दिया था मेंस का, प्री का फिर से पढ़ रहे थे। तो ऐसा भी होगा। तो आप लोगों को जैसे ही थोड़ा सा भी डाउट बोल रहे हैं, जैसे ही लगे कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, आप लोग प्रिपरेशन लगे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद। तो प्री देने के बाद आपका ये प्रोसीजर होगा, जैसे ही प्री खत्म मेंस का तैयारी स्टार्ट। ठीक है, तो मेंस का तैयारी आपको तुरंत स्टार्ट कर देना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको कोई भी कोचिंग सेंटर का आप लोग ले सकते हैं टेस्ट सीरीज नहीं ले पा रहे हैं तो मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लेना नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है आपको 2 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करना और खुद को एनालाइज करना कि वहाँ पे हमको कैसे कैसे करना है और क्या क्या दिक्कत वहाँ पे आ सकती है, जिसको हम यहीं पे रेक्टिफाई कर ले। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ एनालाइज करना है और देखना है कि कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि लॉसेज आ गया ट्रांसफर में, हम शुरू से लेके लास्ट तक मतलब लिखते जा रहे हैं, 20-25 मिनट तक मेरा टाइम खत्म, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पे मान लीजिए आपको 20 में 20 मिल गया तो क्या हो गया, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। तो कोशिश क्या करना है, टाइम बचाने के हिसाब से जो भी बुलेट पॉइंट्स और जो भी नोट्स आप बनाते हैं तो नोट्स में हर जगह बुलेट पॉइंट्स में कोशिश कीजिए कि जो की पॉइंट्स है, जो मेजर पॉइंट है उनको लिखिए। क्योंकि मैंने देखा थ्योरी में भी बहुत लोगों को फुल मार्क्स मिला है। उसका रीज़न ये है कि जो एग्जामिनर को एग्जैक्ट जो भी उनका जो बुकलेट है, आंसर बुकलेट, उसमें जो जो वर्ड दिया हुआ है उनके बारे में अगर आपने बताया है तो आपको फुल मार्क्स देंगे। जैसे मेरा ये रेजोनेंस वाला में मेरा 12 मार्क्स मिला है, तो मुझे पता है कि क्यों 12 मार्क्स उन्होंने दिया है, क्योंकि मेरे से डेरिवेशन वहाँ पे मैंने नहीं किया। वहाँ पे लिखा हुआ था व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैंने रेजोनेंस को पूरा डिफाइन कर दिया। आप सीरीज पैरेलल से दोनों लिखे, तो उनको पैरेलल से कोई मतलब नहीं, जो पूछा गया वही लिखना है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया, वो नहीं लिखना है। रेजोनेंस का 2 लाइन का जो डेरिवेशन है, दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके ओमेगा का वैल्यू जो निकालना है, वही डेरिवेशन मैंने नहीं किया, उसकी वजह से मेरा 8 मार्क्स वहाँ पे कटा है। ठीक है, मैंने दूसरा कॉपी भी देखा, वहाँ पे भी उन लोग का भी सेम सिनेरियो है, किसी ने डेरिवेशन किया है और क्वालिटी फैक्टर कोई छूट गया तो उनको 15 मार्क्स मिला है, जो सारा कुछ किए उनको 20 मार्क्स मिला है। तो आप लोग क्या कोशिश करना है कि थ्योरी में भी एग्जैक्ट चीज़ लिखें। अभी ये कॉपी आप लोग मेरा देख रहे हैं, मैं इसके बाद दिखाऊंगा कि मेरा जो इम्प्रूव करके मैंने कैसे इस बार पेपर दिया है, जिससे कि मेरा मार्क्स अच्छा आया। इनफैक्ट इस बार भी मैंने एक गलत किया, तो वो मुझे लगता है कि हो जाता है, वो वहाँ का जो 2 घंटा है उसमें आपसे थोड़ा मोड़ा गलती हो सकता है। तो आपका प्रिपरेशन इस टाइप से होना चाहिए कि आप 300 मार्क्स की तरफ आपका अप्रोच हो, जिससे कि आपका अगर गलत भी होता है तो 280-270 के आसपास आपका स्कोर बने, यानी कि एक्यूरेसी का।
अटेम्प्ट का, एक्यूरेट अटेम्प्ट का, तो उसमें से भी मार्क्स आपका 2-4 करके काटेगा, तो 250-260 के आसपास मार्क्स आ जाएगा। तो कोशिश आप लोग को वही करना है। टेस्ट सीरीज में आपको अगर लेते हैं तो कोशिश करना है कि फुल अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, जैसे इंजीनियर्स एकेडमी का लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज था, काफ़ी बच्चे, जैसे कि एक आपके सीनियर है, इस बार सिलेक्शन उनका हुआ CPWD में, ऑल इंडिया रैंक 15, गौरव अग्रवाल। तो उनको मैं देखता था कि वो बोलते थे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, 100 मतलब 100 क्या 150 भी मेरे पार हो जाता है कभी कभी, तो उनको लगता है बहुत हो गया, मतलब फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। तो बहुत ज़्यादा वो लोग हार्ड कर देते हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो आपको उसके हिसाब से चलना है कि आपको माइंडसेट में होना चाहिए, आप वहाँ से डिमोटिवेट नहीं आपको होना है कि हाँ भाई मेरा मार्क्स ही नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब नहीं सोचना है। बाकी क्या नहीं करना है आप लोग समझ गए, सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, नर्वस नहीं होना है, और यही 2 पॉइंट है। और फुल अटेम्प्ट करके आना है, कोशिश यही रहना चाहिए कि फुल अटेम्प्ट होना चाहिए। और क्या, न्यूमेरिकल पे फुल फोकस, न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गिवन डेटा और सारा कुछ हम लोग लिखेंगे ये सब चीज़ तो मार्क्स मिलेगा, नहीं। अप्रोच जो हम लोग नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से डायरेक्ट जो फॉर्मूला डाल के बनाते हैं वो भी होगा, और आपका आंसर सही आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग होशियार हैं ही। तो और भी कोई दिक्कत होता है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। बाकी इस साल का भी कॉपी धीरे धीरे आएगा, मैंने अभी तक RTI अप्लाई नहीं किया है, 2-4 दिन में मैं कर दूंगा। थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है, लेजी टाइप का हो गया है सिलेक्शन के बाद, तो मैं कर दूंगा और आप लोग को मैं दिखाऊंगा कॉपी अपना, ठीक है। और बाकी भी जो भी टॉपर हैं उन सबका भी कॉपी आएगा धीरे धीरे आप लोग को। एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा कि तीनों ही ब्रांच से 2-2 कॉपी अवेलेबल करा दूँ। बाकी ये कॉपी जो है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द चार्ज बुक पे अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। अगर आप लोगों को भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।